good day to you, my dear students. Welcome to next classes. Sound is created by vibrating bodies and it is carried by waves through a medium. It is a mechanical wave. तो वाइब्रेटिंग बॉडीज हैं तो हमें वाइब्रेशन समझना होगा। तीन टाइप के वाइब्रेशंस होते हैं, नेचुरल और फ्री, डैम्प्ड और फोर्स वाइब्रेशंस। आज हम क्लास में इस लेक्चर में नेचुरल और फ्री पे डिस्कस करेंगे और डैम्प्ड को डिस्कस करेंगे और दोनों का डिफरेंसेस बताएंगे। फोर्स वाइब्रेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इसकी डेफिनेशंस नोट कर लीजिए। नेचुरल और फ्री इज अ पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ अ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड in the absence of any external force. ये important है, any external force. Periodic vibration of decreasing amplitude in the presence of external resistive force. And vibration of a body under the influence of external periodic force is called force vibration. नोट कर लीजिए। एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं। लेट अस टेक, जो क्लास 9 में आपने पढ़ा था, एक पेंडुलम है। इट इज डिस्प्लेड स्लाइटली फ्रॉम इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट, तो क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा इससे। नाउ इफ इट इज आइडियली इन अ वैक्यूम, कोई एयर नहीं है, तो दिस विल कीप ऑन वाइब्रेटिंग विद द कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कम नहीं होगा, इनफाइनाइट टाइम के लिए वाइब्रेट करता रहेगा। इसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड को हम कहते हैं इस टाइप के वाइब्रेशन जिसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इसके ऊपर। हमने एक बार डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, उसके बाद हमने इस पर कोई फोर्स नहीं लगाया। इसको टाइम पीरियड को कहेंगे नेचुरल टाइम पीरियड, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम कहेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नाउ फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है वो मैं बाद में इसमें डिस्कस करूंगा। ये केस है जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है सेम एम्पलीट्यूड का। और अगर इसका एम्पलीट्यूड और टाइम का ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा तो इस टाइप का होगा। एम्पलीट्यूड होगा, फिर टाइम होगा, इस टाइप से कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का ग्राफ जो होगा वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी का होगा। दूसरा केस, अब ये वैक्यूम से हटा के और मैं एयर में किया गया, तो क्या होगा? जैसे जैसे आप इसको छोड़ेंगे डिस्टर्ब करके, शेक करेगा, धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा और एम्पलीट्यूड कम होके एक बार ये रुक जाएगा। So this is a damped vibration in the of decreasing amplitude in the presence of external resistive force. External resistive force क्या है इसके ऊपर? इसके ऊपर external resistive force जो लग रहा है वो फ्रिक्शन का है, जो एयर से लग रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ज्यादा फ्रिक्शन वाली एयर हो तो क्या होगा? और जल्दी ये बंद हो जाएगा। तो ये जो है इसका एम्पलीट्यूड का ग्राफ इस टाइप से होगा, धीरे धीरे करके बंद हो जाएगा। ये हमारा है डैम्प्ड वाइब्रेशन। फोर्स वाइब्रेशन सिंपल सा, ये बॉडी है, इसको मैं एक वाइब्रेशन अपने हाथ से दे रहा हूं। जिस फ्रीक्वेंसी से मैं इसको वाइब्रेट कर रहा हूं उसी फ्रीक्वेंसी से ये बॉडी वाइब्रेट कर रही है। और देखिए, जैसे मैंने वाइब्रेट किया, ये छोड़ दिया तो थोड़ी देर तक वाइब्रेट करके रुक जाती है, क्योंकि इस बॉडी की जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरे एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के अनुसार होती है। ये फोर्स कंटिन्यूसली एक्ट करेगा, थोड़ी देर तक एक्ट करेगा, डिपेंड करता है। इन केस में हमारा कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स और इसमें एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लग रहा है। तो ये तीन टाइप की वाइब्रेशंस हैं, इनको नोट कर लीजिए। इनमें अगर सेम चीज इसी टाइप से अगर हम इसको पेंडुलम पे लेते हैं
और हम एक कॉर्ड से इसे कनेक्ट कर देते हैं, डोरे से कनेक्ट कर देते हैं, और जिस फ्रीक्वेंसी से हम इसे ऐसे से खींचेंगे उसी फ्रीक्वेंसी से ये घूमेगा। तो ये तीन टाइप के हैं, ये पी अंडर द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, इन द एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स, इसमें भी रेजिस्टिव फोर्स लगेगा, लेकिन अभी हम डिस्कस बाद में करेंगे। नेचुरल और फ्री, जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये आइडियल सिचुएशन में वैक्यूम में ही काम करेगा। नॉर्मल सिचुएशन में वैक्यूम के बाद हर एक वाइब्रेशन जो है डैम्प वाइब्रेशन होता है, लेकिन जब हम डिस्कस करेंगे नेचुरल और फ्री वाइब्रेशन तो हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आइडियल सिचुएशन कि वैक्यूम में है, कोई फोर्स नहीं लगता। यू नोट दिस डाउन व्हाइल आई कम बैक एंड क्लियर द बोर्ड एंड एक्सप्लेन नेचुरल और फ्री वाइब्रेशंस। इसमें हमने लाइन में पढ़ा था कि टाइम पीरियड का पढ़ा था, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी, और हमें मालूम है फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई रूट जी बाई एल। तो किसी भी पेंडुलम की एक सर्टेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, एक सर्टेन प्लेस पे, उसकी फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट एल। जितने लेंथ बढ़ाते जाएंगे उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, जितनी लेंथ कम कर देंगे उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, which depends on what? Depends on the length. So natural frequency depends on the shape and size of the body. Shape and size of the body. Shape and size of body के ऊपर डिपेंड करती है। And also depends on one more thing. ये क्या है? ये है रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या मास इनटू ग्रेविटी फोर्स लग रही, ग्रेविटी का जो फोर्स है उसको वापस रिस्टोर करना चाहता है। जब हम इसको यहां से यहां करते हैं तो ये रेस्ट पोजिशन से यहां पहुंच गया, तो उसको रिस्टोर करने के लिए ग्रेविटी उसे पुल करेगी, तो रेस्टोरिंग फोर्स है। लेकिन अगर रेस्टोरिंग फोर्स सेम है तो शेप और साइज ऑफ अ बॉडी के ऊपर आपकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। अगर सेम लेंथ है और रेस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अगर सेम लेंथ है, रेस्टोरिंग फोर्स कम हो गए, मान लीजिए आप मून पे चले गए तो आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। और अगर सेम जगह है, सेम रेस्टोरिंग फोर्स है, तो आपके पास लेंथ अगर बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, लेंथ छोटी होगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। इस केस में फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई रूट के बाई एम। एम इज द मास ऑफ द बॉडी। इसमें क्या करें, हमने स्प्रिंग को ऐसे करके खींचा और छोड़ दिया, तो इट विल कीप ऑन वाइब्रेटिंग लाइक दिस एट अ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, प्रोवाइडेड एयर नहीं है। ये क्या है, ये स्प्रिंग की रिस्टोरिंग फोर्स के पैरामीटर है, और ये जितना अगर सेम के है तो जितना मास बढ़ेगा उतनी फ्रीक्वेंसी कम होगी, जितना मास कम होगा उतनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अगर सेम मास के लिए के चेंज करोगे तो भी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। ये दो एग्जांपल्स हैं जो बेसिक एग्जांपल्स हैं। इस केस में भी आइडियल सिचुएशन में एम्पलीट्यूड ये रहेगा, इस केस में भी आइडियल सिचुएशन में वाइब्रेशन का ये रहेगा, एंड शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी के ऊपर डिपेंड करेगा। एंड साइज या स्ट्रक्चर भी आप कह सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी के ऊपर, शेप साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी के ऊपर नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी। ओके, डिफरेंट शेप्स के लिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट लेंथ के लिए डिफरेंट नेचुरल फ्रीक्वेंसी,
डिफरेंट एंड के लिए डिफरेंट नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये आप समझ लीजिए। ओके, एक क्वेश्चन कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि सर वाइब्रेटिंग बॉडीज कॉज साउंड, लेकिन हम जब पेंडुलम हिलाते हैं तो पेंडुलम हिलाने के बाद हमें साउंड नहीं सुनाई देती। क्यों नहीं सुनाई देती? दिस मीन्स वाइब्रेटिंग बॉडी डज नॉट कॉज साउंड is really a true thing. Some of the vibrating bodies cause sound, some of the vibrating bodies do not cause sound. तो उसके लिए आप ये मान लीजिए, जब हम लोगों ने पढ़ा था ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज क्या है, 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज की। अगर 1 मीटर का आपका पेंडुलम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 0.5 हर्ट्ज। तो अगर 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए इसकी पेंडुलम की मिनिमम पे पहुंचने के लिए, तो हमारी लेंथ कम होनी चाहिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ना चाहिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 से ज्यादा हम बढ़ा नहीं सकते। तो इसके लिए क्या होगा, या तो हम आर्टिफिशियली कुछ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हैवी मैग्नेटिक फील्ड लगा के करें, या हम लेंथ कम करते जाएं। तो अगर अर्थ के ऊपर हमें 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चाहिए तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि उस केस के लिए L विल बी इक्वल टू 0.6 मिलीमीटर। 0.6 मिलीमीटर की पेंडुलम जिसमें नीचे बॉब भी हो, इम्पॉसिबल है, क्योंकि बॉब का भी कोई फाइनाइट डायमीटर होगा। तो इसलिए वी आर अनएबल टू hear the sound in a case where the frequency of vibration is less than 20 hertz. Is that okay? Yes. Let's go further. Take a note of it, and I come back and explain different other vibrations to you. Okay, boys, we'll take 2 more examples of natural frequency. Again, ideal situation, vacuum में है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। एक ट्यूनिंग फॉर्क है, आप लोगों को प्लेन में दिखाया गया हुआ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, मेड ऑफ मेटल विद अ हैंडल और स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, जैसे कि आपके गिटार में है या तानपुरे में है या सितार में है, ये स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग। इसमें क्या होता है, जब हम इसको यहां से हिट करते हैं किसी चीज पे तो इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। ये इसके आर्म्स हैं, फोर्क टाइप का है, और इसके आर्म्स वाइब्रेट करते हैं, और इसके अंदर लिखा रहता है कितनी फ्रीक्वेंसी का है। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो जब भी हम हिट करेंगे इट विल वाइब्रेट एट द फ्रीक्वेंसी मेंशन हियर। तो दिस विल ओनली क्रिएट अ प्योर फ्रीक्वेंसी, एक ही फ्रीक्वेंसी करेगा। क्या मतलब एक फ्रीक्वेंसी का, इसको मैं स्ट्रेस स्ट्रिंग पे जब जाऊंगा तो उसको एक्सप्लेन करूंगा। सो इट क्रिएट्स अ टोन और प्योर नोट of frequency mentioned in the tuning fork. अब डिफरेंट ट्यूनिंग फॉर्क का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। अगेन इसको अगर हम आइडियल सिचुएशन में, अगर हम इसको वैक्यूम में करेंगे तो एक बार हमने इसको स्ट्राइक किया, इसकी रेस्ट पोजीशन से एक बार इसको डिस्टर्ब किया, इट विल कीप ऑन वाइब्रेटिंग लाइक दिस टिल इंफिनिटी। हमारी जिंदगी खत्म हो गई, अभी पुष्ट आ गई, उसकी अगली पुष्ट आ गई, अगेन इट विल कीप ऑन वाइब्रेटिंग लाइक दिस बिकॉज देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। सो नेचुरल फ्रीक्वेंसीज में देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, द एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट। अगेन डिफरेंट ट्यूनिंग फॉर्क्स हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, so frequency depends on what? Depends on the type of tuning fork. Okay? और इसमें क्या है, इसमें एक फोर्स जो लगता है वो क्या है, रेस्टोरिंग फोर्स जो है उसका मेटेरियल की इलास्टिसिटी उसको वापस लाने की कोशिश करती है। स्ट्रेस स्ट्रिंग में नोट इट डाउन, द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2L root of tension divided by pi r square into density। तो फ्रीक्वेंसी
is proportional to 1 by L. It is proportional to 1 upon R and it is proportional to square root of T. अब T क्या है? T is the tension. कितना टाइट कर रखा है. ज्यादा टाइट करोगे तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी. लेंथ L लेंथ है. लेंथ अगर कम कर दोगे तो फ्रीक्वेंसी इसकी कम हो जाएगी. रेडियस अगर इसका बढ़ा दोगे, सॉरी L अगर कम कर दोगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और अगर L बढ़ा दोगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी. R अगर बढ़ा दोगे तो फ्रीक्वेंसी इसकी कम हो जाएगी. रेडियस अगर मोटा तार होगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी और डेंसिटी अगर बढ़ा दोगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी. ये रिलेशंस आप नोट कर लीजिए. बोर्ड में कई बार होता है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, हाउ कैन यू चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रिंग. तो आपको ये मालूम है फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग कैन बी चेंज बाय वेरिंग इट्स लेंथ, by increasing or decreasing its tension, and if the diameter can be varied by decreasing its diameter. Example, मैं गिटार लेके आपको दिखाता हूं. गिटार में क्या होता है? सबसे मोटा रेडियस, उससे कम रेडियस, उससे कम रेडियस, उससे कम रेडियस. और पहले तो आप फ्रीक्वेंसी की समझिए. फ्रीक्वेंसी क्या है? साउंड लाइक दिस इज अ लो फ्रीक्वेंसी साउंड. A sound like this is a high frequency sound. Okay? So, let's see. This, I pluck it in the middle. इसकी आवाज सुनिए, बगल वाले की सुनिए, उसके बगल की सुनिए, उसके बगल की सुनिए और उसके बगल की सुनिए. आवाज में शार्पनेस, श्रिलनेस जैसे से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, श्रिलनेस बढ़ जाएगी. तो सबसे मोटा उससे पतला, रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है. अब दूसरी चीज, ये यहां के बटन्स, ये जो नॉब्स हैं, ये इसको टाइट और स्लो करने के लिए, लूज करने के लिए. मान लीजिए मैंने इसे, लेट्स से एक केस ये टाइट वाला देखिए. टाइट पे मैंने इसको बजाया, ये फ्रीक्वेंसी. जब मैंने इसको लूज कर दिया तब क्या हो रहा है? आवाज फर्क हुई. और लूज किया, फर्क होगी आवाज. जैसे जैसे मैं इसे लूज करता जाऊंगा आवाज में फर्क आता है. जैसे टाइट करूंगा आवाज और शार्प होती जाएगी. तो आपने देखा होगा गिटारिस्ट ये सब टाइट करते रहते हैं, इसे टेस्ट करते रहते हैं. दूसरी चीज लेंथ के ऊपर. लेंथ मैं इसकी यहां से दबा के लेंथ कम कर सकता हूं. ये पूरी लेंथ है, अगर मैंने यहां पे दबा दिया तो लेंथ कम हो गई. ज्यादा शार्प है, श्रिल है, कम श्रिल है. तो लेंथ कम करके हम श्रिलनेस या उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा या घटा सकते हैं, लेंथ को वैरी करके. इस पे थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन करूंगा स्ट्रेच स्ट्रिंग पे. तब तक आप इसको नोट कर लीजिए एंड आई कम बैक विद अ डिटेल ऑन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग. एज सेड कि हम लोग स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग को और डिस्कस करेंगे. एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग की तार की फ्रीक्वेंसी 1/2 रूट टी बाई पाई आर स्क्वायर रो. ये कौन सी? ये प्रिंसिपल नोट या प्रिंसिपल फ्रीक्वेंसी या इसको टोन कहते हैं. द प्रिंसिपल टोन, प्रिंसिपल टोन. ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसमें हम तार को बीच से प्लग करेंगे. ये अगर L है तो हमने L/2 पे प्लग किया, ऊपर किया, और लेट्स से सब पैरामीटर्स के हिसाब से इसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है. तो ये फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे प्रिंसिपल नोट. अब दूसरे केस में हमने इसे L/4 पे प्लग किया तो क्या होगा? एक यहां से प्लग किया तो इसको हम लोग कहते हैं नोड और मैक्सिमम डिस्टर्बेंस को हम लोग कहते हैं एंटी नोड. तो जहां पे भी प्लग करेंगे वहां एंटी नोड बनेगा और दोनों साइड फिक्स्ड है तो वहां पे हमारा नोड है. इस केस में जो वेव आएगी या स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगी वो इस टाइप से करेगी. एक नोड बीच में होगा, दो नोड एंड में होंगे और दो एंटी नोड होंगे. इस केस में इसकी फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज होगी
और अगर हमने L/6 पे यहां से प्लग किया तब इसकी फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज होगी, और L/8 पे अगर प्लग किया तो इसकी फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज होगी, और इसी तरह से अगर L/10 पे प्लग किया तो इसकी फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज होगी। ये जो है ये प्रिंसिपल नोट कहलाएगा, ये वाला, ये हमारा कहेगा फर्स्ट सब्सिडियरी। फर्स्ट सब्सिडियरी का मतलब हुआ कि पहला ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला, इसको फर्स्ट ओवरटोन भी कहते हैं। ये सेकंड सब्सिडियरी हुई, ये सेकंड ओवरटोन हुई, ओवरटोन, और ये थर्ड सब्सिडियरी या थर्ड ओवरटोन। नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम कोई स्ट्रिंग को करते हैं तो वो जैसे ट्यूनिंग फॉर्क है केवल एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है, स्ट्रिंग में वो होता नहीं है, वो कई सारी फ्रीक्वेंसी पे, प्राइमरी पे भी करेगी, फंडामेंटल पे भी करेगी, प्रिंसिपल पे भी करेगी, थोड़ा बहुत फर्स्ट सब्सिडी भी होगी, थोड़ी बहुत सेकंड सब्सिडी भी होगी, थोड़ी बहुत थर्ड होगी, थोड़ी फोर्थ होगी, इस टाइप से इसकी डिफरेंट सब्सिडी होगी। हार्मोनिक क्या है? हार्मोनिक is the ratio of the frequency with the principal। क्या रेशियो है? 200 और 100 का 2, तो इसको कहेंगे सेकंड हार्मोनिक। रेशियो के ऊपर डिपेंड करेगा। 300 डिवाइडेड बाय 100 थर्ड हार्मोनिक, और फोर्थ हार्मोनिक। रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ a particular subsidiary या particular overtone divided by the frequency of the principal note या principal tone, इसको हम हार्मोनिक कहते हैं। ओके, ये हम लोगों ने कर लिया, याद कर लीजिए। 100, 200, 300, 400। क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि अगर मान लीजिए प्रिंसिपल नोट किसी स्ट्रेच स्ट्रिंग का 200 हर्ट्ज है, 200 हर्ट्ज का प्रिंसिपल नोट है, तो सेकंड सब्सिडियरी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? याद कर लीजिए, फर्स्ट F, 2F, 3F, 4F के टाइप वेरी करती है। ये प्रिंसिपल नोट है, ये फर्स्ट सब्सिडियरी है, ये सेकंड सब्सिडियरी है, ये थर्ड सब्सिडियरी है, या इसको आप कहेंगे ये आपका फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन और थर्ड ओवरटोन। तो सेकंड सब्सिडी आप नोट कर लीजिए, F, 2F, 3F, फर्स्ट सब्सिडी 2F, ये सेकंड सब्सिडी, तो इसका हुआ 3 टाइम्स होगा, तो 600 हर्ट्ज। फोर्थ हार्मोनिक कितने हर्ट्ज का होगा? फोर्थ हार्मोनिक है, क्या होता है? हार्मोनिक इज फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल फ्रीक्वेंसी, प्रिंसिपल नोट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हार्मोनिक। यस, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हार्मोनिक। प्रिंसिपल फ्रीक्वेंसी क्या है? 200 हर्ट्ज है, और हार्मोनिक कितना दे रखा है? 4। तो हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू 4, तो F इज इक्वल टू 800 हर्ट्ज। ये आपकी फोर्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी होगी। इसमें कैलकुलेट कर दिए, फोर्थ हार्मोनिक जो है आपका थर्ड सब्सिडी के बराबर है। ये आपको याद करना है, F, 2F, 3F, 4F। इस टाइप से इसके फ्रीक्वेंसीज बढ़ती हैं फॉर द सेम स्ट्रिंग, सेम टेंशन, सेम रेडियस, सेम डेंसिटी। इसके ऊपर डिपेंड करेगा। फंडामेंटल विल बी इक्वल टू गिवन बाय F इज इक्वल टू 1/2L रूट T बाय पाई R स्क्वायर रो। उसके बाद फर्स्ट सब्सिडी इससे दुगनी फ्रीक्वेंसी होगी, सेकंड सब्सिडी उससे दुगनी होगी, उससे 3 गुनी होगी, इससे थर्ड सब्सिडी इससे 4 गुनी होगी। ओके, ये रिमेंबर कर लीजिए। आई राइट इट डाउन अगेन फॉर यू। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ F। तो फर्स्ट F होगी, 2F होगी, 3F होगी, 4F होगी, 5F होगी। ये क्या है? प्रिंसिपल नोट है,
यह प्रिंसिपल ओवरटोन है, प्रिंसिपल टोन है, यह प्रिंसिपल नोट है, यह फर्स्ट सब्सिडियरी है, यह सेकंड सब्सिडियरी सेकंड सब्सिडियरी, थर्ड सब्सिडियरी, फोर्थ सब्सिडियरी, इसको हम ये भी कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन। टोन के ऊपर वाला टोन को फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, फोर्थ ओवरटोन। और हार्मोनिक का हमने बताया, हार्मोनिक नंबर जैसे nth हार्मोनिक का मतलब है इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल नोट frequency. This is all you will have to remember, and everything will be a piece of cake thereafter. Back to natural vibration in an air column. हमने रोज इसको एक्सपीरियंस करते हैं, बट हम लोगों ने कभी नहीं किया। कभी आपने टैप के नीचे पानी की बोतल लगाई हो तो बताइए। जब पानी की बोतल में पानी भरते हैं आप, तो आपको उसकी आवाज में जब बहुत ज्यादा गैप रहता है तो उसकी आवाज में फर्क, और जब बिल्कुल भरने वाली होती है तो उसकी आवाज में फर्क महसूस कीजिए। जब बिल्कुल भरने वाली होती है तो उसकी आवाज ज्यादा श्रिल हो जाती है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। इसी तरह घर में जब आप बाथरूम में अपना बकेट भरने को लगाते हैं और थोड़ी देर बाद मदर कहती है पानी वेस्ट मत करो, बाल्टी भर गई, हाउ डज शी रियलाइज इट? क्योंकि उसको आवाज का डिफरेंस मालूम चल जाता है खाली बाल्टी में और जैसे जैसे बाल्टी भरती जाती है आवाज की फ्रीक्वेंसी या श्रिलनेस या शार्पनेस बढ़ती जाती है। तो फ्रीक्वेंसी इन एन एयर कॉलम इज प्रोपोर्शनल टू 1/L। ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, इज प्रोपोर्शनल टू 1/L। जैसे जैसे कॉलम की लेंथ बढ़ेगी, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी कम होगी। आपने इसको नोट किया होगा, जो बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी में छेद है, अगर आप सब छेद बंद कर लेंगे तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी एयर कॉलम की। अगर आपने यहां के बंद कर रखे, यहां के खोल रखा है, तो क्या होगा? लेंथ उसकी कम हो गई, एयर यहां से निकल गई तो लेंथ कम हो गई। तो छेद बंद करके हम लोग उसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी इज एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी बाय लेंथ इज अ फ्लूट या बांसुरी। बांसुरी में हम लोग छेद बंद करके उसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं और छेद खोल के उसकी लेंथ कम कर सकते हैं। दो टाइप के कॉलम्स आते हैं कॉलम में, एक क्लोज कॉलम और एक ओपन कॉलम। इसमें ये आपका एंटीनोड होगा और इसमें हमेशा नोड यहां पे रहेगा। इसमें दोनों साइड एंटीनोड होते हैं कॉलम में, दोनों साइड से खुला है, इसमें एक साइड से खुला है, एक साइड से बंद है, एंटीनोड और नोड। तो मान लीजिए इसकी प्रिंसिपल, ये जो है हमारा फर्स्ट केस है, ये हमारा प्रिंसिपल नोट है और इसकी अगर फ्रीक्वेंसी एफ है तो इसके बाद वाले जो फ्रीक्वेंसी आएगी फर्स्ट सब्सिडी, उसकी फ्रीक्वेंसी 3f होगी, उसके बाद की फ्रीक्वेंसी 5f होगी। तो डिफरेंट टाइप से एयर ब्लो करके हम इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इन अ क्लोज कॉलम चेंज एज f, 3f, 5f, 7f. This is the frequency of principal note, first subsidy, second subsidy, third subsidy. Principal note, first overtone, second overtone, third overtone. और थर्ड ओवरटोन को हम क्या कहेंगे? रेशियो कितना 7 है तो हम कहेंगे 7th हार्मोनिक रेशियो विद द प्रिंसिपल फ्रीक्वेंसी, प्रिंसिपल नोट। इस केस में क्या होता है, अगर प्रिंसिपल नोट की फ्रीक्वेंसी f है तो 2f होगी सेकंड की,
फर्स्ट सब्सिडी की 3f 4f। तो इस केस में हमारे जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं f 3f 5f, इसमें f 2f 3f 4f इस टाइप से वेरी करती है। क्वेश्चन इसमें ये आ सकते हैं कि इफ द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी इज 200 मेगाहर्ट्ज, तो सेकंड फ्रीक्वेंसी जो कौन सी होगी, तो आप कहेंगे 200 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ऑड नंबर f1 3 5 7 9 11 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें दोनों में डिफरेंस आप याद कर लीजिए, एंड दिस is very important for you to understand what is a harmonic, what is a overtone, and what is a subsidy. Please take a note of this. Remember, closed main frequencies are in the range of f, 3f, 5f, 7f, 9f, and in open dono side pe it is in the range of f, 2f, 3f, 4f, 5f. Right? Noting the damped vibration को मैंने define किया था, vibration with decreasing amplitude in the presence of an external resistive force is called a damped vibration. Normally जितनी भी vibrations हैं लोगों की, जैसे एक pendulum है, example pendulum in air, a spring with mass or a string stressed king, ये सब जो हैं डेम्प हैं क्योंकि एयर में मूव कर रही हैं, या कोई लकड़ी आपने एक स्केल आपने लेके यहां पे क्लैंप कर रखा है स्केल, और उसको आपने ऐसे पुल किया और छोड़ दिया, तो ऐसे से वाइब्रेट करेगा, एंड द एम्पलीट्यूड विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। सब केस में इन द डैम्प वाइब्रेशन द एम्पलीट्यूड कीप्स ऑन डिक्रीजिंग टिल इट कम्स टू रेस्ट। अगर इस टाइप का आपको ग्राफ दिया गया और कहने विच टाइप ऑफ वाइब्रेशन इज इट नेचुरल फ्री और डैम्प, आपके ये एम्पलीट्यूड इज डिक्रीजिंग, तो यू विल से कि दिस इज अ डैम्प वाइब्रेशन। स्ट्रिंग भी थोड़ी देर बाद रुक जाती है, ये भी थोड़ी देर बाद रुक जाएगा, पेंडुलम भी थोड़ी देर बाद रुक जाएगा। आइडियल सिचुएशन में नो एक्सटर्नल फोर्स इज ओनली पॉसिबल इन वैक्यूम और इन the sky where there is no atmosphere. Okay? ये भी थोड़ी देर बाद रुक जाएगा। ये जो डिके है ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये दो चीज पे डिपेंड करता है। नंबर वन, शेप एंड साइज ऑफ बॉडी, और नंबर टू, द रेजिस्टिव फोर्स। इन दो चीजों पे ये डिके। अगर रेजिस्टिव फोर्स ज्यादा है तो इट विल डिके, अगर ज्यादा रेजिस्टिव फोर्स है तो ग्राफ ये रहेगा। दो ग्राफ बना दिए गए, एक ऐसे ब्लैक वाला है, ब्लू वाला, कहें किस में ज्यादा रेजिस्टिव फोर्स है, सेम बॉडी है, ब्लू वाले में रेजिस्टिव फोर्स ज्यादा है। इसमें क्या है, एम्पलीट्यूड कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, यस, देयर इज अ ग्रेजुअल लॉस ऑफ एनर्जी। क्यों? Whenever there is a friction, work is to be done against the friction, and this work which is done against the friction is dissipated in form of heat. धीरे धीरे एनर्जी लूज होती रहती है। तीसरी चीज, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, वैक्यूम में जो फ्रीक्वेंसी होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी लेस होती है। जैसे अगर वैक्यूम में इसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, तो डैम्प फ्रीक्वेंसी will be less than 100 hertz. डैम्पिंग फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है शेप एंड साइज। अगर ये क्लैंप बॉडी है, इसमें आपने एक च्युइंगम लगा दिया तो इसकी फ्रीक्वेंसी और कम हो जाएगी। दूसरी चीज, इसकी डैम्पिंग फोर्स भी ज्यादा होगा, तो इसलिए जल्दी ये कम, इट विल कम टू रेस्ट। हम लोगों को डिफरेंसेस भी याद करने होंगे, इसको नोट कर लीजिए क्या क्या चीजें डिफरेंसेस, इसके बाद हम करेंगे, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ दिस लेक्चर। वी विल कंटिन्यू विद द फोर्स वाइब्रेशन एंड स्पेशल केस ऑफ फोर्स वाइब्रेशन विच इज रेजोनेंस इन अ नेक्स्ट लेक्चर। ओके, डिफरेंसेस बिटवीन नेचुरल और फ्री वाइब्रेशन एंड डैम्प वाइब्रेशन।
जब भी डिफरेंसेस होते हैं तो हम लोग याद करते हैं और एक दो बार एक आध बार जाके एक डिफरेंस के बाद दूसरा याद ही नहीं आता। तो उसके लिए तरीका यह है कि आप किस किस फैक्टर्स पे डिफरेंस देखेंगे, उसको अगर याद कर लें तो डिफरेंसेस क्लास में समझ में आ जाते हैं एग्जामिनेशन। सबसे पहले इसमें एम्पलीट्यूड पे हम देखेंगे क्या डिफरेंसेस हैं, फिर फोर्स पे देखेंगे, फिर एनर्जी पे देखेंगे, और तीसरी जो है हम फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेंगे। एम्पलीट्यूड क्या है, कांस्टेंट रहता है, इसमें क्या रहता है, कांस्टेंट। इस केस में डिक्रीजिंग होता है एम्पलीट्यूड, डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। A natural vibration has constant amplitude, a damped vibration has decreasing amplitude. Force क्या है, no external force, केवल एक फोर्स है, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स, ओनली रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि T है स्ट्रिंग में, जो कि K है स्प्रिंग में, और जो कि पेंडुलम में G है। नो एक्सटर्नल फोर्स, ओनली रेस्टोरिंग फोर्स। इसमें रेस्टिव एक्सटर्नल फोर्स है, रेस्टिव एक्सटर्नल फोर्स है, और दूसरा रेस्टोरिंग फोर्स भी है। दो फोर्सेस हैं इसमें, रेस्टोरिंग और रेस्टिव फोर्स। एनर्जी क्या है, नो लॉस ऑफ एनर्जी, तभी ये कंटिन्यू करता रहेगा, नो लॉस ऑफ एनर्जी। ग्रेजुअल लॉस ऑफ एनर्जी, ग्रेजुअल लॉस ही इसीलिए एम्पलीट्यूड उसका कम होता जा रहा है। एनर्जी इज लॉस्ट टू फ्रिक्शन, ओके, तो इसीलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी और वो धीरे धीरे करके बंद हो जाएगा। ग्रेजुअल लॉस ऑफ एनर्जी। फ्रीक्वेंसी क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। इसमें the frequency is less than natural frequency. अब किस पर डिपेंड करेगा, more the damping force, more the resistive force, larger is the difference. ये चार डिफरेंसेस हैं, आपको क्वेश्चन में पेपर में आएंगे, एक दो पूछने के लिए आएंगे, two differences between the natural and damped. You should be able to remember it. Example of natural में वही एग्जाम्पल याद कर लीजिए, पेंडुलम, स्प्रिंग, स्ट्रिंग इन वैक्यूम में लीजिए, और डैम्प में वही एग्जाम्पल को आप कह दिए इन एयर। खत्म कहानी, इजी। चार डिफरेंसेस याद कर लीजिए। दैट इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। फंडामेंटली नोट कर लीजिए, लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर के बाद एक बार आप अपनी थ्योरी पढ़िए, कम बैक टू द वीडियो लेक्चर, एंड रिमेंबर आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन 9415216799. Please do not call, only WhatsApp, and I guarantee I'll come back to you with the solutions. Okay, so if you are with this classes, subscribe to this channel, share this channel. The more the people see it, more benefit will be transferred to the society at large. Okay, मनोबल ऊंचा, दृष्टि फोकस्ड, सक्सेस झोली में। बाय बाय।